हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रत्ना मौर्य 555 शक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछली बार मैंने अपने रीयूनियन की स्टोरी या परमानेंट यूनियन की स्टोरी 2023 में आपसे शेयर की थी और उसी वक्त आपसे कहा था कि बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, कार्मिक इश्यूज चल रहे थे। तो मैंने आपसे कहा था कि अब मैं कुछ भी अपनी लाइफ के बारे में तभी बताऊँगी जब पक्का सारा कुछ हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अब सारा कुछ हो चुका है और उसके बाद भी मैंने काफ़ी समय तक पहले उसको जिया और उसको हाइड किया और अब मुझे लगता है कि सही वक्त है, बता देना चाहिए। वैसे अभी भी मेरा बताने का कोई मन नहीं था, पर अचानक से कल परसों ऐसी कुछ चीज़ें हुई कि एक मोटिवेशन मिला कि मतलब अब सही समय, अब बता दो। यूनिवर्स की तरफ से भी एक तरीके से ऐसा लगा कि यूनिवर्स भी चाहते हैं कि अब रिवील कर दूँ मैं। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि 2023 में मेरा परमानेंट यूनियन हुआ था। परमानेंट यूनियन का मतलब है, मैंने क्यों कहा था उस वक्त कि परमानेंट यूनियन हो गया, क्योंकि हमने अपने रिश्ते को, मैंने और मेरे डीएम ने अपने रिश्ते को वृंदावन में आकर के एक कमिटमेंट संकल्प किया कि अब कुछ भी हो जाए भागेंगे नहीं और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे। तो उसके बाद कोई सेपरेशन नहीं हो रहा था, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, ये परमानेंट यूनियन हो गया है और एक अंदर से फीलिंग भी आ जाती है, क्लियर हो जाता है। तो फिर मैंने अनाउंस कर दिया था। उस परमानेंट यूनियन के 1.3 ईयर के बाद मेरी शादी मेरे डीएम के साथ हुई। 1 साल 3 महीने। आप सबको इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे ट्रिगर्स का डर लग रहा था। वैसे भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको पता है कि कितने सारे प्रॉब्लम आते हैं, इस रिलेशनशिप में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता है। तो मैं सच में डर रही थी। शादी के बाद का समय काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम होता है। उस वक्त कोई लड़ाई झगड़े हो या ट्रिगर हो तो फिर प्रॉब्लम आ सकती थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहला अनाउंसमेंट यही था कि मेरी मैरिज मेरे डीएम के साथ 29 नवंबर 2024 को हो गई है। आज 8 मंथ लगभग होने वाले हैं। ये बात मैं आपको फेस टू फेस आके बताना चाह रही थी, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि फेस टू फेस आके आपसे डायरेक्ट बात करते हुए बताऊँ कई सारी बातें जो मुझे आपसे करनी है, दिल से निकलने वाली हैं और भी बहुत सारे 2-3 अनाउंसमेंट करने हैं। तो मुझे लगा कि फेस टू फेस आके बताना ज़्यादा ठीक रहेगा। अब मैं आपसे कुछ फ़ोटो शेयर कर देती हूँ। शादी की कोई ख़ास फ़ोटो है भी नहीं और अभी शादी की फ़ोटो मैं आपसे शेयर भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा प्रोटेक्शन पर्पज़ से। बट ये शादी के एक दिन बाद की फ़ोटो है जब हमने वृंदावन में जा कर के, बरसाना जा कर के अपना शादी समर्पित किया श्री जी को, क्योंकि हमें इस रिश्ते को चलाने और संभालने की जिम्मेदारी श्री जी को ही देनी थी, उन्हें समर्पित करना था। शादी बिल्कुल सिंपल थी, इस वजह से इन्वायरमेंट के हिसाब से वो बहुत सिंपल तरीके से ही तैयार हुई थी, रेड साड़ी में। शादी कोई बहुत धूमधाम से नहीं हुई थी, बस हमने मैरिज डॉक्यूमेंट साइन करके एक सिंपल मैरिज मंदिर में की थी जिसमें ज़्यादा लोग नहीं थे। पहले भी जब मैं यूनियन में थी तो फिर बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते रहते थे कि आप यूनियन में हो कि नहीं हो, तो फिर मैं कुछ बोल नहीं पाती थी या फिर प्रूफ नहीं दे पाती थी क्योंकि ये सारी चीज़ें उस वक्त रिवील नहीं करी जा सकती थी। लेकिन अब तो मैं आपसे शादी के पहले की भी फ़ोटो शेयर कर सकती हूँ। ये वाली फ़ोटो बहुत ख़ास है, 2023 की फ़ोटो है। पहली बार हम एक साथ वृंदावन गए थे और ये पहला फ़ोटो जो हमने एक साथ खींचा। और प्लीज़ अभी मुझे मेरे डीएम का फेस हाइड करने दीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम की कलेक्टिव एनर्जी से डरते हैं। वो ट्विन फ्लेम जर्नी में आकर के वो काफ़ी ट्रिगर महसूस करते हैं, इसलिए वो इससे भागते हैं। तो अभी वो रेडी अगर हो जाएंगे, जब रेडी हो जाएंगे और थोड़ा और स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाएंगे तो मैं उन्हें भी आपसे मिलवाऊँगी फेस के साथ। अभी उन्होंने खुद मना किया है और उनको ट्विन फ्लेम जर्नी की कलेक्टिव एनर्जी से अभी नहीं जोड़ना है, डर लगता है। वो बहुत सेंसिटिव हैं एनर्जी को लेकर। अगर कोई ट्रिगर हुआ या इस अनाउंसमेंट के बाद अगर कोई भी बहुत बुरा ट्रिगर हुआ तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सेफ़ रहें क्योंकि मैं तो हैंडल कर लूँगी, मैं नहीं भागूँगी। अगर वो भागे, वो कलेक्टिव नेगेटिव एनर्जी से अफेक्ट होकर भागे तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए धीरे धीरे सारी चीज़ें रिवील होंगी, आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़। शादी के पहले और परमानेंट यूनियन के बाद का वो जो टाइम था जिसमें मैं और मेरे डीएम कांटेक्ट में थे, रेगुलर बातें हो रही थी, मिलना जुलना हो रहा था, साथ घूमना फिरना हो रहा था, वो टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था
क्योंकि अगर वो टाइम अच्छा नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता, उस टाइम में सारी चीज़ें सही से डील नहीं करी गई होती है, ईश्वर की कृपा नहीं होती, श्री जी की कृपा नहीं होती, तो पक्का हम लोग एक दूसरे से डर के भाग जाते। एक्चुअली इसी टाइम पे डिपेंडेंट था कि हमारी 3D मैरिज होगी कि नहीं होगी। इसी टाइम पे वो सारे जो इनर वर्क किए थे, वो जो सारे लेसन सीखे थे, वो सारी चीज़ें यहीं पे काम आई। ये यूनियन को या ये परमानेंट यूनियन को या हारमोनियस यूनियन को मेंटेन करने में काम आई। उस टाइम पे भी कई उतार चढ़ाव आए, एक दूसरे से भागने का मन किया, एक दूसरे से भागे भी लड़ झगड़ के, लेकिन एक दिन से ज़्यादा दूर नहीं रह पाए। एक दिन से ज़्यादा, एक ही दिन में मेरे डीएम भी वापस आ जाते थे और मैं भी बहुत ज़्यादा 2 घंटे 4 घंटे या एक दिन में वापस आ जाती थी। पिछली बार जब हम ऋषिकेश गए थे और मैंने अचानक से आपको अनाउंस कर दिया था कि शादी होने ही वाली है, सोचो वो अनाउंसमेंट भी मेरे लिए बहुत नेगेटिव चला गया, क्योंकि उस अनाउंसमेंट के बाद हमारी ऐसी लड़ाई हो गई कि डीएम की मम्मी ने शादी से मना कर दिया था। उस वक्त बहुत मुश्किल घड़ी आ गई थी, ऐसा लगा शादी नहीं हो पाएगी। और फिर उसके बाद भी मेरे डीएम भागे नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उन्होंने शादी की और उसको निभाया, मुझे छोड़ा नहीं। इसीलिए वो डीएम है एक्चुअली। और मेरे डीएम के बारे में तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि वो काफ़ी काइंड हार्टेड इंसान है, दिल साफ़ है उनका, और वो एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनका सोल पर्पस भी एनिमल से रिलेटेड ही लगता है मुझे। गाय से सबसे ज़्यादा वो प्यार करते हैं, जहाँ भी गाय देखते हैं वो उसके पीछे भाग जाते हैं उसको प्यार करने के लिए। हम लोग तो उनको ये बोल के भी चिढ़ाते हैं कि पक्का गाय आपकी पिछले जन्म की लवर रही होगी। वो भी स्पिरिचुअल है। और उनकी अवेकनिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उनकी अवेकनिंग मुझसे मिलने के बाद या हमारा जब परमानेंट कांटेक्ट हुआ, जब हम लोग बहुत ज़्यादा मिलने जुलने लगे, बातें करने लगे, साथ रहने लगे, बात करने लगे, घूमने फिरने लगे, तब सबसे ज़्यादा उनके अंदर परिवर्तन आया। वो अचानक से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए थे और बिल्कुल उसी तरह से साधना करने लग गए थे जैसे मैं करती हूँ। मतलब डेडिकेटली वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने लग गए थे, मेडिटेशन, साधना, ये सारी चीज़ें करने लग गए थे। वैसे तो वो पहले भी स्पिरिचुअल थे, लेकिन अब ज़्यादा हैं। अब हम लगभग सेम लेवल पर हैं। और बहुत ज़्यादा अपनी डीएम का बखान नहीं करना चाहती हूँ, बताने के लिए तो बहुत सारा कुछ है। अगर डीएम और मेरी स्टोरी बताएं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन और भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें मुझे आपसे करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये कहना है मुझे कि ये जो यूनियन है या जैसा भी चल रहा है या मैरिज तक पहुँचा, तो मुझे जो श्रेय देना है वो पूरा का पूरा मेरे गुरुजी प्रेमानंद जी महाराज को और मेरी श्री जी को देना है। उनके आशीर्वाद से ही ये मेंटेन हो पाया। मतलब ऐसा होता नहीं कि हम इनोवा करने लगते हैं, सारी चीज़ें करने लगते हैं, लेकिन हम कभी कभी बहुत ज़्यादा लो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई जाते हैं वाइब्रेशन में, लेकिन हम मेंटेन नहीं कर पाते। खास करके ट्विन फ्लेम यूनियन को मेंटेन करने के लिए वो टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब बहुत ज़्यादा बुरा ट्रिगर होता है। उस वक्त अपने आप को संभालना या उस फियर से डील करना इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वही स्पिरिचुअल एनर्जी बने मेरे गुरुजी या श्री जी या वृंदावन, जो मेरा सरेंडर था, मेरा विश्वास था। क्योंकि जब से मैं श्री जी के कांटेक्ट में आई हूँ, जब से मैंने समर्पण किया है, जब से मैंने गुरुजी को गुरु मान करके उनके बताए रास्ते पे चल रही हूँ, जब से मैं जाप साधना कर रही हूँ, उसके बाद ही मेरा यूनियन हुआ। जब मैं 2023 में अपने गुरुजी से का वीडियो पहली बार देखा था, फरवरी मार्च के अराउंड 2023 में, उसी वक्त उनको देखते ही मुझे लगा कि बस मुझे गुरु मिल गए। क्योंकि एक होता है ना ट्रस्ट, मैं जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती कि मुझे किससे ज्ञान लेना है, कि किसकी बात माननी है, इसलिए मैं जल्दी किसी पे विश्वास नहीं कर पाती। लेकिन एक वो ही आज तक मैंने देखा कि जिन पे मुझे विश्वास हो गया और मुझे अंदर से आया कि बस यही है मेरे गुरु, और इन्हीं को मुझे समर्पण करना है और इन्हीं की बात माननी है। तो तब से मैंने उन्हें समर्पण किया, उन्हें अपना गुरु मान करके जाप साधना मेडिटेशन सब करना स्टार्ट किया और समर्पित करती रही। अपने अहंकार और बाकी सारी चीज़ें दिखावा करना थोड़ा बंद किया, और भी बहुत सारे साधना को छुपाना शुरू किया, अपने एक्सपीरियंसेस को छुपाना शुरू किया, भजन बढ़ाना शुरू किया, समय जाप का बढ़ाना शुरू किया। उनसे जुड़ी उसके 6-7 महीने बाद ही मेरे डीएम के साथ मेरा परमानेंट यूनियन हुआ। वो मुझे दिखाई भी दिया था कि गुरुजी के आशीर्वाद से ही है, क्योंकि वो ही सपने में आए थे और यज्ञ कर रहे थे और मेरी तरफ एनर्जी भेजी, और वो सब मैं सपना नहीं बताना चाहती, बट उस तरह का सपना आया जिसमें ऐसा लगा उठ के कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो अच्छा होने वाला है। फिर डीएम आए और बहुत ही एक अच्छा टाइम रहा, और स्पिरिचुअल बहुत सारी चीज़ें जब हमारी डिस्कशन हुई तो फिर वो बहुत कुछ मैच हुआ।
उनको देख के लगा कि हाँ, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, तो मुझे अच्छा लगा। और ये रिश्ता अब तक श्री जी और गुरु जी की कृपा से ही चल रहा है। मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरा इनर वर्क, मेरी साधना, मैं सबको सिखाती हूँ, इनर वर्क बताती ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा जो मेन फोकस रहता है हमेशा, आपने देखा होगा, तो समर्पण पे रहता है कि मैं कहती हूँ कि हाँ, आपकी ये आध्यात्मिक जर्नी है, इसको मान के चलो और भगवान से अपना कनेक्शन बनाओ। तो मतलब वो जो मुझे ज़्यादा काम आया ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो था भगवान से कनेक्शन बनाना। भगवान से कनेक्शन बनाने के चक्कर में ही सबसे पहले श्री जी को समर्पण किया कि हाय श्री जी, आप तो प्रेम की देवी हो, आप ही अब मुझे संभाल सकती हो। इसी के बाद मेरे गुरुजी मुझे मिले, फिर मेरे हिस्से का प्यार मुझे मिला। आज भी मैं इस रिश्ते को समर्पित करके ही चलती हूँ और ये मान के चलती हूँ कि ये वही चला रहे हैं। हाथ खड़े करती हूँ और जाप वगैरह किया, ऐसा नहीं कि हाथ खड़े करके फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ गई, कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं है। वो जो नियम फॉलो करना और सत्संग रेगुलर सुनना, रेगुलर जाप करना, डेडिकेटली जाप के घंटे बढ़ाना और ज़्यादा टाइम तक डेडिकेटली करना, और जो भी कर्मा रिलीज, प्लस अपने आप को ग्राउंड रखना, प्लस किसी का गलत नहीं सोचना, मतलब वो सारी बेसिक चीज़ें हैं, वो बहुत ज़रूरी है। वरना आप भगवान की कृपा मैनिफेस्ट कैसे करोगे? अगर आप गलत चीज़ें करोगे तो आपके ऊपर कृपा होगी ही नहीं। तो मतलब कृपा पाने का एकमात्र रास्ता है प्रयास करिए, प्रार्थना करते रहिए और अपना काम ज़रूर करते रहिए। और आज की डेट में गुरु जी की कृपा से मेरे डीएम भी स्पिरिचुअली अवेकनिंग के रास्ते पे चल रहे हैं, वो भी सत्संग सुनते हैं। मेरे गुरु जी प्रेमानंद जी महाराज को भी मानते हैं, उन्हें सुनते हैं। हम दोनों का सेम वैल्यू है, सेम गोल है। जिस तरह मैं भगवत प्राप्ति करना चाहती हूँ, मेरे डीएम भी भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। हम दोनों ने शादी से पहले ही ये डिसाइड कर लिया कि ये सब हम बाल बच्चे, घर गृहस्थी बसाना, बच्चों का पालन पोषण करना, ये सब चीज़ों में नहीं जाएंगे। हम भले गृहस्थ में रहेंगे, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए सिर्फ एकमात्र लक्ष्य होगा भगवत प्राप्ति का। और दोनों में से कोई भी अगर विरक्त होना चाहता है या फिर गृहस्थ त्याग करके संन्यास लेना चाहता है, तो दूसरा उसे नहीं रोकेगा, इजाज़त देगा। और दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब उस अवस्था तक जल्दी कौन पहुँचे साधना करते करते, तो ये भी पहले ही डिसाइड हो चुका था। तो अभी भी हमारा लक्ष्य सेम है, गोल सेम है। हम जिस तरह से जितना हमसे हो सकेगा, वैसे ऐसा तो नहीं है कि बहुत उस लेवल पे आ गए हैं, लेकिन एक होता है ना कि लक्ष्य बनाना। लक्ष्य जब हम बनाते हैं तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। तो लक्ष्य अभी वो है, बाकी फ्यूचर में क्या होगा तो भगवान ही जाने। अभी क्या कर्मा बाकी है, क्या कैसे कब वो अवस्था आएगी, वो तो ईश्वर ही जाने। लेकिन कम से कम हम लक्ष्य तो बना सकते हैं ना, प्रयास तो कर सकते हैं, तो उतना हम कर रहे हैं। चलिए, तो ये सब बातें साइड करके जो बाकी का अनाउंसमेंट था वो भी करते हैं। तो अगला जो मैं आपको बताना चाहती थी, वो ये बताना चाहती थी कि मैंने टैरो कार्ड रीडिंग और आकाशिक रीडिंग या किसी भी तरह की रीडिंग करना बंद कर दिया है। अब मैं कोई भी रीडिंग नहीं करती, और इसको भी लगभग 4 महीने हो चुके हैं बंद किए हुए। मेरे डीएम भी कलेक्टिव एनर्जी से ऐसे डरते रहे हैं, तो वो हमेशा मुझे कहते थे कि रेकी हीलिंग मत करो, छोड़ दो, इससे ट्रिगर होता है। और कहते थे टैरो कार्ड रीडिंग, ये फ्यूचर वगैरह देखना बताना छोड़ दो, क्योंकि वो थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट टाइप के इंसान है मेरे डीएम। तो वो पहले भी एनर्जीज की वजह से काफ़ी घबराते थे। वो कहते थे कि इस एनर्जी की वजह से दिक्कत आ रही है। तो फिर मैंने उस वक्त तो नहीं छोड़ा, लेकिन फिर मेरे गुरुजी, जैसे मैंने दीक्षा वगैरह लिया, क्वेश्चन पूछने लग गई, तो फिर वहाँ पे जाकर के पता चला कि ठीक है, नहीं करना चाहिए, सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। या फिर अगर आपको फ्यूचर दिख भी रहा है, आपको आता भी है, तब भी आपको नहीं देखना चाहिए। टैरो कार्ड रीडिंग ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मा भी क्रिएट हो सकता है, और प्लस आपकी भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधा पड़ सकती है, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी इधर खर्च होती है। तो इसीलिए अगर आपको ग्रो करना है तो आपको बंद करना चाहिए। तो फिर मैंने बंद कर दिया। वैसे भी मुझे पैसे वैसे की ऐसी खास कोई दिक्कत है नहीं, तो फिर मैं आराम से बंद कर सकती हूँ, तो मैंने बंद कर दिया। अब नहीं करती हूँ, अब सिर्फ काउंसलिंग सेशन करती हूँ और इनर वर्क क्लासेस और हीलिंग, सबकॉन्शियस हीलिंग क्लासेस। अभी तो मैंने करंट एनर्जी के ऊपर वीडियो बनाना भी बंद कर दिया। करंट एनर्जी के ऊपर वीडियो बनाने बंद करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं बोल नहीं पाती थी वो डिज़ायर वाली चीज़ें, या डीएम अभी भी पेन में है वगैरह वगैरह। तो वो अब बोलने में ना थोड़ा सा ऐसा अजीब सा अंदर से फील होता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, और ऐसी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बातें करने का ज़्यादा मन करता है। तो ट्विन फ्लेम के ऊपर वीडियोज़ बनाने का भी अब बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है। तो थोड़ा एनर्जी में भी शिफ्ट हो रही है, या इंटरेस्ट मेरा शिफ्ट हो रहा है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा वीडियो बनाना कम कर दिया। कभी कभी वीडियो बना रही हूँ, और करंट एनर्जी के ऊपर भी वीडियो बनाना छोड़ दिया। हो सकता है कि आगे कोई ज़रूरत पड़े तो करंट एनर्जी के ऊपर वीडियो बनाऊँ, लेकिन टैरो कार्ड रीडिंग
या फिर ये आकाशिक रीडिंग या किसी भी तरह की रीडिंग नहीं करूँगी। एस्ट्रोलॉजी वगैरह तो मेरे गुरुजी भी मानते हैं, मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर कभी मन करे या ज़रूरत पड़े तो एस्ट्रोलॉजी सीख करके उससे कुछ रीडिंग वगैरह कर सकती हूँ। फिलहाल अभी नहीं सोच रही हूँ। अगली अनाउंसमेंट ये है कि मैं अब वृंदावन में शिफ्ट कर लिया है, अब वृंदावन में मैं रहने लग गई हूँ। मेरा बहुत मन ऐसा था कि मैं वृंदावन में रहूँ। वो सत्संग सुनते सुनते ऐसा नहीं हो जाता है कि प्रभाव पड़ने लगता है और मन करने लगता है। मैं तो भाई आज़ाद हूँ, अभी भी मैं फ्रीडम में हूँ, मैं कहीं भी रह सकती हूँ। मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं करते हैं आ जाए। तो यहाँ से नोएडा की दूरी ज़्यादा नहीं है, वैसे मेरे डीएम का घर नोएडा में ही है, तो कभी वहाँ कभी यहाँ, तो ऐसे करके यहाँ पे भी मैंने वृंदावन में भी रूम ले लिया है। और यहाँ क्योंकि सोल पर्पस करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, स्पिरिचुअल ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, मेरे गुरुजी भी यहाँ ही रहते हैं, मैं उनका दर्शन कर पाऊँगी। या फिर दीक्षा नियम भी मैंने ले लिया है, अगला अनाउंसमेंट यही है, मैंने दीक्षा नियम भी ले लिया है, क्योंकि वो सारे नियम दिए जाते हैं फॉलो करने के लिए, जिसके बाद आप अगर फॉलो करते हो तो फिर आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, इंटरव्यू टाइप का होता है, वो बुलाते हैं, हर 2 महीने पे बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि कैसा चल रहा है, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और छोड़ तो नहीं रहे हो, प्याज लहसुन खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, या कभी कभी खा ले रहे हो। तो मतलब ओवरऑल वो चेक करते हैं कि कैसा मतलब ये कर रहे हैं साधना, या कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर छोड़ दे रहे हैं, या डेडिकेटेड हैं कि नहीं। तो वो उन्हीं को लेते हैं जो पूर्ण समर्पित होते हैं या फिर एकदम क्लियर होते हैं और डेडिकेटेड होते हैं, उन्हीं को दीक्षा मिलती है। तो फिर उसके पहले हर 2-2 महीने पे बुलाते हैं और आपका इंटरव्यू टाइप का लेते हैं, तो फिर ये सब होता है, उसके बाद दीक्षा मिलती है। तो मैं उस प्रोसेस में हूँ, लगभग 4-5 महीने हो गए हैं इस चीज़ को, जब मैं गई और मैंने दीक्षा का नियम लिया और अब मैं नियम को फॉलो कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। और ये सारी बातें आज जो मैंने आपको बताई है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ अपनी क्लास में, जो मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ उसमें मैंने कुछ नहीं छुपाया था, उसमें ऑन टाइम जो चल रहा था वो मैं बताती जा रही थी। बस मैंने पब्लिकली ये नहीं बताया था या चैनल पे अनाउंस नहीं किया था कि मैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सबको भी श्रेय देना चाहती हूँ। वो लोग जो मुझसे सेशन लेने आए, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि होता है ना कि ऐसे जब आप सेशन दे रहे हो तो बताते वक्त अपने आप ही बहुत सारी बातें डाउनलोड होती हैं, और भी बहुत सारी बातें हम कह देते हैं जो हमको पता भी नहीं होती, और भी बहुत सारी स्टोरीज सुनने को मिलती हैं। तो ऐसा लगता है कि इन्होंने जो गलती की वो हम नहीं करेंगे, या जब हम दूसरे की स्टोरी देखते हैं तो हमको साफ साफ दिखता है कि अच्छा क्या क्या गड़बड़ी है, ये क्या गलतियाँ कर रही हैं, ये कहाँ इमोशनल ज़्यादा हो रही हैं, ये कहाँ पे प्रॉब्लम है और कहाँ पे सुधार करना है। तो जब हम दूसरों को बताते हैं कि यहाँ पे सुधार करो, तो हमको हमारी गलती या हमारी जर्नी में प्रॉब्लम साफ साफ नज़र आती हैं। तो सबसे बड़ा ईश्वर की कृपा ये रही कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे ये काम दिया उन्होंने, ये सोल पर्पस दिया, जिसमें मैंने सेशन भी लिया, इससे भी बहुत कुछ सीखा, जिससे कि मैं अपना यूनियन 3D में ग्राउंड कर पाई। और बाकी सब कुछ तो ईश्वर की कृपा से हुआ ही, श्री जी और गुरुदेव की कृपा से तो हुआ ही, वो सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन मैं आप सबको भी थैंक्स बोलना चाहती थी और मैं बाकी सबसे भी विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर कोई भी इसमें ऐसा हो जो जेलसी की एनर्जी सेंड करे, कि जैसे मेरे कुछ रिलेटिव्स या कुछ समाज सोसाइटी के या गांव के लोग जो मुझे पसंद नहीं करते होंगे, कुछ उल्टे सीधे कमेंट कभी कभी कोई कर देता है, तो वो मेरे जान पहचान के होते हैं, मुझे पता चलता है। तो मैं इन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब आप दूसरों की खुशी देख करके खुश होते हो ना, तो आपके पुण्य कर्म क्रिएट होते हैं, आपके भी अच्छे कर्म बनते हैं। क्योंकि अगर आप खुशी देख करके दुखी होगे या अंदर ही अंदर जेलस करोगे, या आप सोचोगे कि ये तो इस खुशी के लायक नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं आप वो सारी चीज़ें नहीं जानते हो। आप बाहर से देख करके चीज़ों को जज कर रहे हो, आप अंदर की बात नहीं जानते हो। आप नहीं जानते हो कि मैंने कितनी बार मैं दुखी हुई होंगी, रोया होगा, कितने अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस किए होंगे, कैसे हो सकता है कि मैं खून के आंसू रोई होंगी, हो सकता है कि जो मैंने गलत किया जाने अनजाने मुझसे हुआ उसका बहुत कार्मिक दंड मुझे मिला होगा। तो ऑलरेडी अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा मिल चुकी है, बिना कर्मा रिलीज हुए किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। तो मुझे भी ऐसे कुछ भी नहीं मिला, चाहे वो सक्सेस हो, फाइनेंशियल या फिर रिलेशनशिप या फिर कुछ और। तो बिना भगवान सब चेक करते हैं, सारे नेगेटिव कर्मा रिलीज पहले किए जाते हैं, दंड भी दिए जाते हैं, रुलाया भी जाता है, फिर जाके कोई चीज़ मिलती है। तो इस में भी मुझे नहीं पता कि कोई नफरत करता है या नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा हो तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देख करके आप प्लीज़ हमें ब्लेसिंग दें, खुश हों, क्योंकि जब आप खुश होंगे तो फिर आप एक पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे, यूनियन की पॉजिटिव एनर्जी। या आप दूसरे की रिलेशनशिप को देख करके अगर आप खुश हो रहे हैं, उन्हें ब्लेसिंग भेज रहे हैं, तो आपका पुण्य कर्म बन रहा है। इससे आपके खुद के अपने रिलेशंस अच्छे होंगे।
उससे आप जो भगवान से दुआ मांगोगे, अपने लिए प्रार्थना अपने लिए करोगे, तो भगवान वो प्रार्थना पूरी करेंगे। क्योंकि जब आप दिल से साफ रहोगे, जब गलत नहीं करोगे दूसरों के साथ या फिर कुछ, तो ही आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, तो ही ईश्वर की कृपा होती है। तो प्लीज़ आप सब भी मुझे ब्लेस करें, अपना आशीर्वाद दें, और मेरे चैनल पे जितने लोग देख रहे हैं वो सब भी मुझे अपना आशीर्वाद दें, अपनी ब्लेसिंग भर भर के दें, और ताकि आपको भी आपका जो भी डिज़ायर है वो आपका पूरा हो, आप भी जो भगवान से मांगते हो वो आपको पूरा मिले। ये बात आगे के वीडियोस में होती रहेंगी, लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं अब बहुत ज़्यादा शेयरिंग पे विश्वास नहीं करती, कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ तो शेयर कर रही हूँ कि आप देखो हमारी लाइफ ऐसी ऐसी चल रही है कि मैं बहुत खुश हूँ। तो कभी कभी थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर विश्वास नहीं करती, या बहुत ज़्यादा दिखाना कि देखो मैं अपने डीएम के साथ कितनी खुश हूँ, या मेरे डीएम तो कैसे मुझे प्यार कर रहे हैं, इस चीज़ को भी मैं नहीं करूँगी। तो इसीलिए आप प्लीज़ वेट मत करना। मैं इसके बाद भी नॉर्मली ही वीडियो बनाऊंगी, और चीज़ें जो आगे भी होंगी उसको हाइड ही करूंगी। जब सही समय आएगा, जब मुझे लगेगा, तो फिर मैं बता दूंगी किसी वीडियो में कि क्या चल रहा है। तो यही है फ्रेंड्स। तो ओके फ्रेंड्स, बस इतना ही बताना था। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, आप सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। मुझे भी अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं आगे ये सारी चीज़ें मेंटेन कर सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।